सारनाथ उत्तर प्रदेश का बिहार से सटा हुआ बॉर्डर का एरिया है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध ने पहली बार अपने ज्ञान को अपने बातों को उपदेश के माध्यम से अपने शिष्यों को बताया। हम जिस जगह पे है यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामने में वो मंदिर टाइप का बना हुआ है जहाँ पर बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। वो आप देख रहे हैं वो मंदिर है बुद्ध का विहार, बुद्ध विहार अगर हम कहें, बुद्ध विहार है और उसके ठीक पीछे हम हैं। अब हम जिस जगह पर है वो एक पेड़ है और उसके चारों ओर बैठने का बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो बात बताना चाह रहे हैं वो बुद्ध के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए हमेशा अपनी बातें बताई, अपनी बातें रखी। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उस पेड़ का नाम है पीपल। आप देख रहे हैं पीपल, फाइकस रिलीजियोसा इसका साइंटिफिक नाम है। बुद्ध ने अक्सर उनका जो भी स्थल रहा है ज्ञान देने का, उपदेश देने का, वो पीपल का ही पेड़ रहा है। इसके पीछे क्या नॉलेज है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ रितेश कुमार है, बोकारो जिला इकाई के अध्यक्ष है बामसेफ का। हम उनसे जानना चाहेंगे बुद्ध ने पीपल के पेड़ को अपने अधिकतर ज्ञान स्थलों में क्यों चुना। रितेश जी ये बताइए कि बुद्ध के बारे में जो भी बातें हैं उनका एक एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो भी मैसेज दिया समाज को वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने ये जो पीपल का पेड़ अपने दर्शन के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने आश्रम के लिए जो चुना, उसमें पीपल का पेड़ को उन्होंने क्यों चुना? सर सबसे पहले यह तो जानना ज़रूरी है कि जो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वृक्ष, पीपल का वृक्ष के नीचे ही हुआ था, जो बिहार के गया ज़िले में बोध गया में पड़ता है। और चाहे बोध गया हो चाहे सारनाथ हो, हम देखें कि दोनों जगह पर जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए या ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं कि पीपल का जो वृक्ष है वो दिन में प्रकाश लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है, जो मनुष्य के लिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और यह छाया भी देती है, वृक्ष है तो छाया भी देती है। और दूसरे में देखते हैं कि इसका पत्ता जो होता है हल्का होता है। इसके पत्ते जो है दूसरे वृक्ष के अपेक्षा हल्का होता है। बहुत हल्का होता है और थोड़ा सा भी हवा आने पर ये बहुत पेंडुलम की तरह काम करने लगता है, जिससे हमको ठंडा महसूस होती है। दूसरी प्राकृतिक तौर पर देखते हैं तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो ऑक्सीजन जो लेने के लिए हमें कितना पैसा चुकाना पड़ता है। एक तो छोटा सा मतलब बीमारी होती है और ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए बहुत लाखों रुपया खर्चा होती है। लेकिन ये जो वृक्ष है हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देती है। तो यही कारण है कि पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए और इस वृक्ष को हमें लगाना चाहिए क्योंकि मुफ्त में हमें ऑक्सीजन देती है। धन्यवाद जी। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बुद्ध ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उनके काल में बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बाद में भी हम जानते हैं कि बुद्ध का जो साहित्य है उसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। बाहर से लोग इसको अध्ययन करने के लिए आते थे। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि बुद्ध ने जो पीपल का पेड़ जो उन्होंने अपने ज्ञान स्थल के लिए चुना या जहाँ पे उनको ज्ञान मिला वो क्यों पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने वो पेड़ क्यों चुना, ये इम्पॉर्टेंट मसला है। रितेश जी ने बताया कि पेड़ इसके पत्ते हल्के होते हैं, ज़्यादा थोड़े से भी हवा में ये ज़्यादा मूव करते हैं, उससे हवा का निर्माण होता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का भी इसमें कुछ मसला है क्या? हाँ सर, वो बताएं कि जब पेड़ जो होता है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जो मनुष्य छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है, और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ती है। मतलब वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं हम लोग के लिए, सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है। यही बात हमने बताया था। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट मसला ये सभी पेड़ के साथ है, पीपल के पेड़ के साथ कुछ अलग व्यवहार है क्या? इसमें थोड़ा ज़्यादा है।
इसमें ज़्यादा है, पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने हर तरह से, हर प्रयास से मानव कल्याण के लिए अपना जीवन और अपना सब कुछ लगाया, अपना शोध लगाया। बुद्ध भी एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, एक वैज्ञानिक थे। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने हर दृष्टिकोण से, हर हालत में मानव कल्याण के लिए सोचा। एक मानव का कल्याण कि किस प्रकार से हो सकता है, ये बुद्ध ने सोचा। हमारा भी शासन प्रशासन व्यवस्था में जो लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भारतीय समाज का कल्याण कैसा हो, उस दिशा में हमें पहल करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच को हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी का कैसे कल्याण कर सके, इस दृष्टि में शोध होना चाहिए। इन सब बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ज़रूरी है कि जनता को इन सब बातों का पता चले कि हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने किस तरह का व्यवहार, किस तरह का शोध अपने जीवन में अपनाया है, जिससे आज का जो समाज है वो किस तरह से बेहतरी के मार्ग पर आगे जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है। इतिहास को समझना, जानना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत ही माइन्यूटली हमें हर बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोगों के कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।